मध्य प्रदेश में बम्पर मतदान हुआ। ये अब तक रिकॉर्ड मतदान है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग की तुलना में इस बार 76.55% वोटिंग हुई, यानी करीब 0.9% ज्यादा वोटिंग हुई। और यही मतदान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। मध्य प्रदेश में सरकारें तभी बदलती हैं जब वोटिंग में करीब 5% का उछाल आए। ये राज्य के पिछले 40 साल के चुनाव का ट्रेंड रहा है। इसके हिसाब से चुनाव अभियान में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती मानी जा रही है। बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई है और इसके पीछे दो वजह सबसे बड़ी हैं। एक, मोदी की गारंटी, दूसरा महिला वोटर्स का बड़ी संख्या में मतदान करना। और ये दोनों ही फैक्टर्स बीजेपी को सत्ता में वापसी की गारंटी दे रहे हैं। भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर थामने के लिए चुनाव को मोदी बनाम कमलनाथ बनाने की रणनीति अपनाई, तो कांग्रेस ने मोदी फैक्टर से बचने के लिए कमलनाथ बनाम शिवराज पर चुनाव केंद्रित करने में ताकत लगाई। लेकिन एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी और संकल्प पत्र पर मोदी की गारंटी के प्रचार आखिरकार चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस पर केंद्रित कर ही दिया। बाकी सारे वचन पत्र धरे के धरे रह गए। दावे तो कांग्रेस और बीजेपी ने 150 सीटें जीतने के किए थे, लेकिन कुछ बागी, कुछ निर्दलीय और विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। जाति जनगणना की डुगडुगी राहुल गांधी बजाते रह गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें सुना तक नहीं। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 से ज्यादा है। भाजपा और कांग्रेस ने इसका समर्थन पाने के लिए नकद हस्तांतरण के बड़े वादे किए। भाजपा ने देना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ाने की बात कही है। मतलब कि बीजेपी इस मुद्दे पर जांची परखी है। बीजेपी की चाल पर कांग्रेस की ये चाल भी कामयाब होती नहीं दिखाई दी। कांग्रेस ने कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के विकास कार्यों को एक मॉडल के तौर पर प्रचारित किया। कमलनाथ 9 बार से यहां सांसद रहे हैं। यहां कई उद्योग लगाने में भी कमलनाथ की भूमिका बताई जाती है। जवाब में भाजपा सीएम शिवराज ने चुनावी क्षेत्र बुधनी में कराए गए विकास काम के तौर पर उन्हें गिनवाया। भाजपा कहती है कि बुधनी घाट रोड, नर्मदा घाटी का विकास, कृषि कॉलेज, अस्पताल की स्थापना के अलावा भैरुंदा रेहटी बुधनी नेशनल हाईवे, मेडिकल कॉलेज, 8 महाविद्यालय, 4 ITI, 1 पॉलिटेक्निक और 4 CM राइज स्कूल्स की स्थापना के साथ क्षेत्र में करीब 550 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ब्रांड PM नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाया और इससे भाजपा सीधी लड़ाई में आ गई। चुनाव से पहले लाडली बहना योजना का ऐलान और कई किश्तों में बहनों के खाते में भुगतान। किसान सम्मान निधि की एक किश्त चुनाव से ठीक पहले किसानों के खाते में पहुंची। कांग्रेस के वादे से 50 रुपए कम 450 रुपए में ही गैस सिलेंडर देने के वादे पर अमल करके अपना रास्ता आसान बना लिया। और कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के झगड़ों में उलझी रही। बाकी की कसर अखिलेश यादव और कमलनाथ के झगड़े ने पूरी कर दी। उद्धव ठाकरे की बेटी आदित्य ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं। वे गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। वजह आदित्य ठाकरे की सड़क छाप सियासत है, जिसकी वजह से लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया। पुलिस ने सिर्फ आदित्य ठाकरे ही नहीं बल्कि शिवसेना UBT के 2 और नेताओं सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ NM जोशी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 143 से 149 से 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया है। असल में ये मामला डिलाइल रोड ब्रिज लेन के उद्घाटन के सिलसिले में दर्ज किया गया है। वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे, मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और स्नेहल अंबेकर के साथ साथ वर्ली के पूर्व विधायक सचिन अहीर और सुनील शिंदे के साथ गुरुवार को देर रात लोअर परेल के डिलाइल ब्रिज पुल को आधिकारिक तौर पर खोलने पहुंच गए। दरअसल ये ब्रिज लगभग तैयार है, लेकिन NOC अभी नहीं मिली है और उद्घाटन होना बाकी था। उद्धव गुट के नेताओं का ये कहना है कि लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए ब्रिज को लोगों के लिए खोल दिया गया। अब जबरन ब्रिज खोलने के मामले में आदित्य सहित अन्य नेताओं पर FIR हो चुकी है। मुंबई नगर निगम ने इस पुल का काम पूरा करने और डेलाइल रोड पर काम पूरा होने के बाद आमतौर पर 7 दिन के बाद लेन शुरू करने की योजना बनाई थी। वहीं इस मामले में मुंबई नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के उद्घाटन करना गैर कानूनी है। नगर निगम के प्रस्तावित उद्घाटन से पहले ही आदित्य ठाकरे ने इस पुल का उद्घाटन कर इस पर यातायात शुरू कर दिया। शिवसेना प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा कि शिवसेना UBT केवल श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और कहती है कि उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रयास किया। जब वे सत्ता में थे तो वे घर बैठे थे और घर में बैठने से कोई काम नहीं हो सकता। हमें ये बताया गया कि अंतिम चरण में कुछ काम बाकी है, इसलिए इसे नहीं खोला गया। ये राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी और इंजीनियरिंग का फैसला है
और इन्हें समय से पहले खोलने से लोगों की जान को खतरा है। राहुल गांधी के करीबी बड़बोले रणदीप सुरजेवाला के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। पहले तो उन्हीं की पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सुरजेवाला की ऐसी तैसी कर चुके हैं। आचार्य के झटके से सुरजेवाला उबरे भी नहीं थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरजेवाला को तगड़ा झटका दे दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। सुरजेवाला की सिर्फ याचिका ही खारिज नहीं हुई है, बल्कि अब उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की तामील हो सकती है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी की जिला अदालत में तोड़फोड़, बलवा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। सुरजेवाला इसी मामले में ट्रायल को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट गए थे। अब अर्जी खारिज होने के बाद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल जारी रहेगा। यह आदेश जस्टिस राजबीर सिंह सिंगल बेंच ने रणदीप सुरजेवाला की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है। याचिका में सुरजेवाला ने वाराणसी के जिला कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है। मतलब कि अब यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर कर सकती है। रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ 23 वर्ष पहले वाराणसी के कैंट थाने में आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 336, 333 और 427 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन चर्चित संवासिनी कांड को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और बवाल किया गया, जिसमें सुरजेवाला भी शामिल थे। इस मामले का ट्रायल अब शुरू हो गया है, जिसे सुरजेवाला की ओर से याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। सुरजेवाला का कहना था कि पुराना केस होने के कारण इसकी प्राथमिकी, चार्जशीट और अन्य दस्तावेज लगभग नष्ट हो चुके हैं, इसलिए ट्रायल की प्रक्रिया रद्द की जाए। सुरजेवाला की यह भी दलील थी कि उसे मुकदमे से संबंधित दस्तावेज पाने का अधिकार है, लेकिन अभियोजन की ओर से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं वे पठनीय नहीं हैं। हाईकोर्ट ने सुरजेवाला को पठनीय दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला काफी पुराना और बचाव पक्ष के पास पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए ट्रायल की प्रक्रिया रद्द की जाए। ट्रायल कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट भी रद्द करने की मांग की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 30 अक्टूबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला की याचिका खारिज करते हुए उनकी दोनों मांगों को नामंजूर कर दिया। हलाल के नाम पर अवैध धंधा और फिर इस धंधे की कमाई से आतंकी फंडिंग, यही वजह है कि हलाल सर्टिफिकेट के साथ उत्पाद बेचने वाली कंपनीज और हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। हलाल के सर्टिफिकेट देने का आलम यह है कि अब चाय की पत्तियां भी इसी सर्टिफिकेट के साथ बिकने लगी, तो किसी के भी कान खड़े हो सकते हैं। जांच किए जाने पर पता चला जो हलाल का सर्टिफिकेट पूरे देश में बांटा जा रहा है, उनके पास वैसा कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार ही नहीं है। इस बात की भनक लगते ही योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आ गए और फर्जी सर्टिफिकेट देने वाली 9 कंपनीज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को धंधा बनाकर चलाने वाली उन कंपनीज पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई जो तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु और यहाँ तक कि चाय की पत्ती को भी हलाल का नाम सर्टिफिकेट देकर बेच रहे थे। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनीज पर लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। ये शिकायत शैलेंद्र शर्मा ने अज्ञात कंपनीज पर करवाई है। इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 120, 153, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत केस दर्ज हुआ है। FIR में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि का नाम है। इन संस्थाओं पर आरोप है कि ये मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जबकि ये देने का उनका अधिकार ही नहीं है। खान पान के उत्पादों की गुणवत्ता आदि के प्रमाण पत्र के लिए FSAI और ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इन सब के पीछे आपराधिक षड्यंत्र वजह हो सकती है, जहां हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है, या फिर इसके जरिए उन कंपनीज को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है जो ऐसे हलाल सर्टिफिकेशन के साथ सामान नहीं बेचती। इस्लाम मजहब के अनुसार हलाल का मतलब जायज़ होता है। खाद्य और सौंदर्य उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट लिखा जाता है और इसका अर्थ होता है कि वे उत्पाद मुस्लिमों के इस्तेमाल योग्य हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं डाला गया है जो उनके मजहब में हराम है।
इस्लामी देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। हालांकि भारत में शाकाहारी वस्तुओं पर इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये बात अब तक समझ में नहीं आई है। पिछले दिनों भारतीय रेलवे में यात्रा करते वक्त एक यात्री ने इस पर सवाल खड़ा किया था कि उसके चाय के पैकेट पर हलाल क्यों लिखा हुआ है। क्या बाकी कंपनियों की चाय पत्तियां हराम की हैं? घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसी के बाद इस मुद्दे पर संज्ञान लिया गया और अब कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई के बाद हलाल की ये अवैध धंधा न बन जाए, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश से खत्म हो जाएगा और उन कंपनीज के कर्ता धर्ता सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे जो हलाल के फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं, और वे भी जो हलाल के नाम पर अपने उत्पाद बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। दो करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह अब तक फड़फड़ा रहे हैं। शराब घोटाला मामले में बड़ी भूमिका निभाने वाले संजय सिंह को अमृतसर की अदालत में पेश किया गया। मामला शराब घोटाले का नहीं बल्कि मानहानि का है। अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर झूठे आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल भाग निकले थे। उसके लिए तो केजरीवाल माफीनामा देकर बच निकले, लेकिन मोहल्ला लेवल के नेता संजय सिंह ने अकड़ दिखाई और कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, और फिर ये मामला चलता रहा। माना जा रहा है कि इस मामले में संजय सिंह भी जल्द ही चुपके से मजीठिया को पत्र लिखकर माफी मांग लेंगे, क्योंकि इससे बच पाना उनके लिए आसान नहीं है। विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में अमृतसर अदालत में पेश किया गया तो संजय सिंह को एक बार फिर मीडिया के सामने बयान देने का मौका मिल गया। तो उन्होंने कहा, मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैं किसी जेल फर्जी मुकदमे से नहीं डरता। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से साल 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करवाया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले साल 2016 में मोगा में एक रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को संजय सिंह ने नशा तस्कर बता दिया था, जिसको लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया को अपने गवाह भुगताने के लिए कहा गया था। विक्रम सिंह मजीठिया ने संजय सिंह के अलावा अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान के खिलाफ भी मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। मामले को लेकर बाद में केजरीवाल की तरफ से माफी मांग ली गई। शराब घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था और संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट वे हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां भी जमानत नहीं मिली। संजय सिंह के खिलाफ शराब घोटाला मामले में 2 करोड़ कैश रिश्वत लेने का आरोप है। जिसने रिश्वत दी उसी ने बयान दिया और उसी आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद से जब भी संजय सिंह को अदालत में पेश किया गया, हर बार मीडिया को देखते ही संजय भाषण झाड़ने लगते हैं। संजय सिंह को ऐसा नहीं करने की हिदायत दी कोर्ट ने। जब मानहानि मामले में कोर्ट में पेश किया गया तो भी उनका यही सिलसिला जारी रहा। इससे पहले मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर जमानत नहीं दी कि शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ के मनी ट्रेल के पक्के सबूत मिले हैं। इस मनी ट्रेल का एक सिरा अरविंद केजरीवाल से जुड़ता है, इसलिए ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। लेकिन तब से अब तक केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने के बजाय भागते फिर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 1 साल से तिहाड़ में बंद है। फिलहाल वो स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब जयपुर में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन का देहांत हो गया है और अखिलेश यादव ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात अब सही साबित हो रही है। जब अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन या फिर कांग्रेस के एक बड़े फैसले से खुद को अलग कर लिया था। असल में विपक्षी गठबंधन जब बना था तब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि गठबंधन का एक लोगो बनेगा, एक स्लोगन होगा। इसके बाद विपक्षी गठबंधन ने करीब 14 न्यूज चैनल्स के एंकर्स पर पाबंदी लगा दी और कहा गया कि गठबंधन का कोई भी दल ऐसा किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा जिसे इन 14 में से कोई होस्ट कर रहा हो। हालांकि तब भी कांग्रेस की तरफ से जारी इस लिस्ट का कई दलों ने विरोध किया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को किनारे लगाते हुए इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी ने सभी न्यूज चैनल्स पर सभी न्यूज एंकर्स के साथ अपने प्रवक्ताओं को भेजने का फैसला लिया है, जिससे समाजवादी पार्टी का पक्ष हर वक्त न्यूज चैनल्स पर आ सके।
अखिलेश यादव का ताजा रवैया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हुई खटपट का नतीजा है। कांग्रेस खासतौर से कमलनाथ ने जिस तरह से रवैया समाजवादी पार्टी के साथ अपनाया, ये तभी तय हो गया था कि अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन से अलग हो जाएंगे और यही वजह है कि चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव कांग्रेस को धोखेबाज कहते हुए नजर आए और वोट नहीं देने की अपील करते नजर आए। पिछले दिनों विपक्षी दलों के द्वारा बनाए गए गठबंधन के संबंध में बनी समन्वय समिति ने 14 टीवी न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का निर्णय लिया था। समन्वय समिति की एक बैठक में 13 सितंबर को यह फैसला लिया गया था। इस निर्णय के बाद अखिलेश यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि उन खबर नवीसों से रहना खबरदार जो बन बैठे हैं हुक्मरानों के वफादार। इस पोस्ट से और विपक्षी गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक के निर्णय से साफ हो गया था कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के फैसले का स्वागत करती है और जिन न्यूज एंकर्स के कार्यक्रम में नहीं जाने की बात समन्वय समिति ने तय की थी उसको समाजवादी पार्टी भी मानेगी। समाजवादी पार्टी ने अपना पुराना निर्णय और गठबंधन का निर्णय अब पलट दिया है। अब समाजवादी पार्टी सभी न्यूज चैनल्स पर सभी न्यूज एंकर्स के साथ अपना पक्ष रखने के लिए जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अपना निर्णय पलटते हुए कहा कि उनका किसी भी चैनल के किसी भी एंकर से कोई विवाद नहीं है और हम सभी जगह अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पाने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और इसके बाद से अलग अलग मंचों पर वाद विवाद हुआ और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। मतलब कि विपक्षी गठबंधन एक तरह से टूटकर बिखर चुका है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी इस विपक्षी गठबंधन से खुद को जल्द ही अलग कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसने के बाद से लगता है कि अरविंद केजरीवाल का सारा प्लान ही चौपट हो गया। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ठीक वैसे ही अजब गजब करतब दिखाने लगे हैं। कभी कट्टर ईमानदारी का गीत सुनाने लगते हैं तो कभी कार्यकर्ताओं के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कभी अकड़ में आकर कहते हैं कि बीजेपी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। ये बात और है कि जब केजरीवाल सरकार के घोटालों के राज नहीं खुले तब भी केजरीवाल दिल्ली की लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। खैर, केजरीवाल अब ये कहने लगे हैं कि वे जेल से ही चुनाव लड़कर जीत जाएंगे। जेल में इंतजाम बहुत अच्छा है, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वे याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली अपनी ही सरकार सिर्फ 49 दिनों में गिरा दी थी। तब केजरीवाल ने यह सब इसलिए किया था कि जिस कांग्रेस और शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बीजेपी से कम सीटें जीती थीं, तब वे सीएम बनने के लालच में उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना बैठे। इस गलती का एहसास भी नहीं होता अगर लोकसभा चुनाव लड़ने का भूत नहीं चढ़ता। प्लान ये था कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, इसलिए सब छोड़ छाड़कर चुनाव मैदान में उतर गए और नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल तो हारे ही, उनके सारे चेले चपाटे भी अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब केजरीवाल घोटाले में फंसे हैं और उनकी छवि पर दाग है और कई बड़े नेता जेल के अंदर हैं। बुलावा केजरीवाल का भी आया है। ऐसे में केजरीवाल ने पहले तो अपनी बीवी को सीएम बनाने का प्लान बनाया, लेकिन पार्टी के विधायकों ने उसे खारिज कर दिया। तो फिर जेल से सरकार चलाने का आइडिया आया, जो संभव नहीं है। अगर केजरीवाल बिना इस्तीफा दिए गिरफ्तार किए गए तब दिल्ली की सरकार बर्खास्त की जा सकती है, इसका अंदाजा भी केजरीवाल को है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी का बचा खुचा जनाधार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए माना यह जा रहा है कि केजरीवाल एक बार फिर अपनी सरकार गिराकर वही पुराना दांव चल सकते हैं। लेकिन तब और अब के बीच यमुना का कितना पानी बह गया, यही वजह है कि केजरीवाल अब तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। एक तरफ पार्टी को बचाने की चुनौती है तो एक भी डोर केजरीवाल के हाथ से फिसली तो फिर बड़ा खेल हो जाएगा। इसीलिए केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बातें की। दिल्ली के लोगों की राय जानने से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी तक केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूं, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी मत डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने से जेल में रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। कोई अपनी चौकीदारी की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। मेरे ख्याल से दुनिया का मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो अपनी मर्जी से 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है मुझे।
मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। अपने सभी विधायकों पार्षदों से भी चर्चा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।